अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ आतिश इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय सालेहा इकबाल एपिसोड 20। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं और साथ ही साथ अपने कॉन्टेक्स्ट में नावल को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये राइटर्स का हक होता है। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आगे के एपिसोड्स को शेड्यूल पर प्लस मेंबर्स ओनली के लिए मैं अपलोड कर देती हूँ। अगर आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा डेली डेली एपिसोड्स का। आप आने वाले एक्स्ट्रा एपिसोड्स जो है वक्त से पहले देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो जिन लोगों को जल्दी है कि हमें आगे का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी सुनना है तो वो काइंडली मेंबरशिप परचेज़ कर लें। तो चलिए फ़िलहाल हम इस नावल को जल्दी से आगे शुरू करते हैं, वरना डेली एपिसोड्स तो आपको मिलते ही रहेंगे। अगर आप मेंबरशिप नहीं भी लेते हैं तो जो चल रहे हैं, यानी एक नावल वीक में 4 दिन और एक नावल वीक में 3 दिन, तो वो चलती रहेगी। और जितना भी बड़ा एपिसोड मैं बना सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि बड़े एपिसोड्स दे दूँ, ताकि ये दोनों ही नावल बहुत बड़ी बड़ी है तो जल्दी से जल्दी इनको पूरा करूँ। क्योंकि पीछे मेरे पास आप लोगों की रिक्वेस्ट के नावल्स भी अवेलेबल है, प्लस मेरे पास और कुछ राइटर्स ने डायरेक्ट मुझे अपने नावल्स दिए हैं, वो भी मुझे पढ़ने हैं। तो मैं खुद चाहती हूँ जल्दी से जल्दी इन नावल्स को फिनिश करूँ, लेकिन रेगुलर एक एपिसोड ही अपलोड होता रहेगा चैनल पर। ठीक है, तो अब और ज़्यादा बातें नहीं, मैं जल्दी से नावल को स्टार्ट करती हूँ। तुम मुझे भी कहाँ जीने दे रही हो खुद को। वजदान हीर को बाजुओं से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, जब ये दिन आ गया है तो वो भी आ जाएगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को। हीर वजदान के चेहरे को देखते हुए कहती है और कहते ही इधर उधर देखने लग जाती है। वजदान, घर कितना गंदा हो रहा है, इसे साफ कौन करेगा। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए पूछती है। वजदान जवाब नहीं देता है और दोनों आंखों से हीर की तरफ इशारा करता है। मैं? हीर हैरानगी से पूछती है। जी आप। कल से आप एक अच्छी बीवी की तरह घर को संभालेंगी और मैं घर से बाहर काम करूँगा। मैं करता हूँ। फरजान हीर की कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बांधे हुए मुस्कुराते हुए कहता है। नहीं नहीं। हीर वजदान के सीने पर दोनों हाथ रखे उससे दूर होते हुए कहती है, मैंने कभी कोई काम नहीं किया है। हीर घूमकर पूरे घर को देखते हुए कहती है, तो अब कर लेना। फरजान हीर के पीछे खड़ा होकर कहता है, वजदान आप तो अमीर है ना, फिर क्यों आप काम करने वाले लोग घर नहीं, तो फिर क्यों आप काम करने वाले लोग घर रख लें। हीर पलट कर मासूम रोतलू सी शक्ल बनाकर कहती है, मैं रख लेता, पर वो क्या है ना, यहाँ की जो मेरी ब्रांचें हैं उनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। मैंने ज़्यादा वक्त अपनी अमेरिकन एम्पायर को दिया है। वजदान हीर का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए उसकी सुरमई आंखों में देखते हुए कहता है, अगर हम अमेरिका में होते तो मैं तुम्हें कुछ करने को भी नहीं देता, नहीं कहता पर यहाँ पर बस तुम्हें खुद करना पड़ेगा। वजदान आंखें बंद किए खोलता है और हाँ में सर हिलाते हुए हीर को मिनी हार्ट अटैक करता है। ये घर मैंने मेहनत की कमाई से बनाया है, इसमें गलत काम की कमाई नहीं है, इसलिए इन पैसों से यहाँ कुछ भी आएगा भूखे प्यासे गुजारा करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। फरजान हीर को टेंशन देकर मुस्कुराते हुए सीढ़ी से ऊपर जाता है। हैं क्या, मुझे तो लगा था कि आप अमीर इंसान हैं, पर आप तो पूरे पूरे निकले। हीर वजदान के पीछे पीछे चलते हुए कहती है, कोई बात नहीं, वो दिन भी आएगा, अब क्या कर सकते हैं, हम इंसान को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वजदान कुछ सीढ़ियां चढ़कर दूसरे फ्लोर पर बने हुए सीढ़ियों से दाएं जाने वाले मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ता है। हीर भी उसके पीछे पीछे बेध्यानी में बस चलती रहती है। मतलब आपने पूरी जिंदगी काली कमाई ही की है। हीर वजदान के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो जाती है और उसी की बातों को सोचते हुए वो ज़मीन पर नजर जमाए हुए बेड की तरफ बढ़ने लगती है। बंदा थोड़ा तो अपनी बीवी का एहसास कर लेता है। ये ज़मीन से नजरें उठाकर मुड़कर जैसे ही वजदान को देखती है, उसके बाकी के लफ्ज़ उसके मुंह में ही दम तोड़ देते हैं। वजदान दोनों हाथों से दरवाजे को बंद किए हुए शरारती नज़र से हीर को देखते हुए अपनी शर्ट के बटनों को खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। शर्ट क्यों उतार रहे हैं आप। हीर वजदान को अपनी तरफ आता देखकर बौखलाते हुए छोटे छोटे कदम पीछे की जानिब उठाते हुए कहती है, रात हो गई है। वजदान बंद खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है, तो हीर भी बंद खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, तो मतलब आज हमारी फर्स्ट नाइट है, दूसरी बार शादी की, एक बार तो तुम्हारी वजह से ये रात गंवा दी थी, लेकिन इस बार नहीं। फरजान शर्ट का तीसरा बटन खोलते हुए हीर के दिल की धड़कनों को तेज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है।
इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप प्लीज़ बाहर जाएं। ये दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आज रात यहाँ सब होगा, क्योंकि आज रात यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। फरजान शर्ट का आखिरी बटन खोलते हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है। फरजान का एक एक कदम हीर की हालत खराब करता जा रहा था। वो फरजान के हर रूप से लड़कर निकलने की हिम्मत रखती है, सिवाय उसके रोमांटिक रूप से। फरजान नहीं। हीर उसे हाथ से रुकने का इशारा करती है और पीछे दीवार की तरफ कदम उठाने लगती है। इनकार की गुंजाइश नहीं है मेरी जान, आज रात मिलन की रात है। फरजान हीर के नज़दीक आकर उसकी डरी हुई आंखों में शरारत भरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आज रात में थक गई हूँ, आप जाएं, मेरे करीब मत आए। हीर अपने और उसके दरमियान हाथ रखकर फासला कायम करते हुए कहती है, मैं हूं ना तुम्हारी थकन उतारने के लिए। वजदान हीर का हाथ अपने दरमियान से हटाते हुए कहता है, आज रात मैं तुम्हारे करीब भी आऊँगा, तुम्हारे लबों का जाम भी पीऊँगा, तुम्हें अपने रंग में भी रंगूंगा, तुमसे अपने इंतज़ार की शिद्दत का बदला भी लूँगा, तुम्हारी सारी थकान दूर किए तुम्हें अपनी मोहब्बत की शिद्दत में सर से पैर तक भिगोऊंगा भी। वजदान हीर की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगाए, उल्टे हाथ के अंगूठे को उसके लबों पर सहलाते हुए हीर के अंदर बेचैनी पैदा करने लगता है। हीर के दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ने लग गई थी। वो वजदान की बाहों में कैद पल के झुकाए अपने हाथों में अपने गाउन को मुट्ठियों की सूरत में जकड़े हुए खड़ी थी। डर क्यों रही हो? वजदान उसके लबों से हाथ हटाते हुए उसकी गर्दन पर अपनी उंगली फेरने लगता है। आप मेरे करीब आ रहे हैं। हीर उसका हाथ रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं हटा पाती है। तो बीवी के करीब आना गुनाह है? फैजान हीर का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किए उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, बिना मर्जी के आना गुनाह है? हीर वजदान की आंखों में देखते हुए कहती है, तो मर्जी शामिल कर लो इसमें, तुम क्यों कि मैं पहले ही बहुत गुनहगार बंदा हूँ, तो आपको मजीद गुनाह करने से खुद को रोकना चाहिए। हीर वजदान की उंगली गर्दन से हटाते हुए लंबी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, हा 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 हा, बातें अच्छी करती हो तुम, बचने की कोशिश काफ़ी अच्छी है, पर मैं आज रात एक गुनाह और करने का इरादा बना चुका हूँ। अब क्या कर सकते हैं? वजदान हीर की कमर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए हीर को अपने आप में कैद करने लगता है तर्क कर देना, आप तो अच्छे हैं, ऐसे तो मत करें। हीर अपने आप को कंपोज किए वजदान की कैद से निकलने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं अच्छा नहीं हूँ मेरी जान, बहुत बुरा हूँ मैं। दुनिया मुझे मॉन्स्टर सिर्फ कहती नहीं है, मैं असल में मॉन्स्टर हूँ। कहते हुए वजदान के चेहरे के तासुरात मुकम्मल तब्दील हो चुके थे। आंखों में गुस्सा था जो वो इस वक्त जब्त करने की कोशिश कर रहा था, पर उससे मजीद छुपाया नहीं जा रहा था। वजदान, आपको चोट लगी है, फिर खून निकल रहा है, इसमें से आपको आराम करना चाहिए। हीर उसकी कैसे निकलने के लिए वजह तलाश करती है। ये चोट ज़ाहिरी है, इतना दर्द नहीं देती है जितना दिखाती है। जो चोट अंदरूनी होती है वो वजूद को करचियों में बदल देती है। वजदान हीर के चेहरे की तरफ कोल्ड नज़र से देखते हुए कहता है। हीर वजदान की बात सुनते हुए उसके बाजू से नज़र हटाकर जैसे ही वजदान की आंखों से मिलाती है कि वजदान उसकी गर्दन पर हाथ रखे उसके लबों पर झुक चुका था। हीर उसके अचानक से हमल पर उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर वजदान उसे दीवार से पिन किए उसके लबों पर अपनी शिद्दत को और मजबूती से बढ़ाता जाता है। हीर उसके सीने पर हाथ मारकर उसे दूर करने की कोशिश करती रहती है, पर वो नहीं कर पाती। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, पर वजदान उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वजदान की शर्ट को मुट्ठी में जकड़े हुए वो अपनी आज़ादी की कोशिश को खुद तर्क करती जा रही थी और वजदान की मोहब्बत में खुद भी भीगने लगी थी। वजदान उसके लबों पर शिद्दत मिटाए उसकी गर्दन पर झुककर अपने लब रखता ही है कि हीर गहरी सांसें लेते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़े वजदान को रोक देती है। हीर लफ्ज़ों से कुछ नहीं बोलती, उसके चेहरे को अपने हाथों से छोड़कर वो बस पल के झपकाती है और सामने खड़े शख्स के लिए उसकी बात समझने के लिए उसकी पलके ही काफ़ी थी। वजदान हीर को अपनी बाहों में उठाया बेड पर लेटाने लगता है। वजदान, नहीं ना। हीर बेड पर बैठते हुए कहती है, क्यों नहीं ना? बेड की दूसरी तरफ जाकर बेड पर बैठकर अपने शूज़ उतारते हुए जिस अंदाज में हीर कहती है उसी अंदाज में कहता है। हीर अब की बार कुछ नहीं बोलती है। वजदान को शूज़ उतारता देखकर हीर जल्दी से लेटकर मुंह तक कंफर्टर ओढ़ लेती है। वजदान उसको खामोश देखकर पलटकर उसकी तरफ एक नज़र देखता है। हीर को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है, पर गर्दन घुमाते ही वो चेहरे से गायब भी हो जाती है। वजदान नंगे पैर फर्श पर चलते हुए खिड़की की तरफ बढ़ता है और उसे खोलकर दो पल आसमान को देखते हुए वो गहरी सांस लिए अपने गले से ब्लेड निकाल कर साइड टेबल पर रखते हुए हीर के पास बेड पर लेट जाता है।
ओए सारा कंबल कंबल खुद लोगी, मुझे भी तो दे दो। वजदान हीर के हाथों से कंबल खींचते हुए कहता है, पर कोई जवाब ना आने पर वो बेड पर खिसक कर हीर की तरफ जाता है और उसके चेहरे से आराम से कंबल हटाए उसको देखने लगता है। हीर लेटते ही गहरी नींद की गहराइयों में डूब चुकी थी। वजदान हीर को सोता देखकर गहरी सांस लेते हुए हीर का सर तकिए से हटाकर अपने बाजुओं पर रखे वो उसकी कमर के गिर्द बाजुओं का हिसार बांधे हुए प्यार से चेहरे से बाल हटाते हुए वो हीर को देखते देखते खुद भी सो जाता है। दूसरी तरफ पूरी हवेली में सुकून का माहौल छाया हुआ था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, खामोशी ही खामोशी थी। बस फर्स्ट फ्लोर पर डाइनिंग टेबल की कुर्सी का रुख खिड़की की तरफ मोड़े हुए, एक कुर्सी पैरों के नीचे और दूसरी पर खुद बैठे हुए, वो गोद में किताब और हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े हुए प्यार भरी निगाहों से चांद को देखे जा रही थी। सिकंदर के आने के बाद हवेली में मजीद सुकून छा चुका था। कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, क्योंकि हया खामोश हो गई थी। हीर और सिकंदर की शादी का सुनकर वो भी वजदान से वो एक सवाल जहांगीर से नहीं करती है, बस खामोश हो जाती है। सिकंदर पानी की खाली बोतल लिए, ब्लैक कलर के ट्राउजर शर्ट पहने हुए अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा किचन की तरफ बढ़ता है। पर उमैमा को मुस्कुराता हुआ देखकर उसके कदम उमैमा की जानिब उठने लगते हैं। उमैमा, सिकंदर पानी की बोतल टेबल पर रखते हुए कहता है। अचानक से आवाज़ आने पर वो झटके से मुड़कर सिकंदर को देखती है और देखकर वो अपने दिल पर हाथ रखे कॉफ़ी का कप ज़मीन पर रखती है। आप आपने डरा दिया मुझे। उमैमा सिकंदर को देखते हुए कहती है, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आधी रात हो गई है, चलो कमरे में। सिकंदर सख्त लहजे में कहता है, जी वो मैं बस जा रही हूँ। सिकंदर की सख्त नज़रों को देखते हुए उमैमा फ़ौरन से उठकर अपनी किताबें समेटने लगती है और अपने कमरे की तरफ भागकर जाने लगती है। रुको। सिकंदर उसे सीढ़ियों की तरफ जाता देखते हुए कहता है। सिकंदर की भारी आवाज़ पर वो अपनी किताबों को मजबूती से मुट्ठियों में पकड़े हुए वहीं रुक जाती है, पर पलटती नहीं है। वहाँ कहाँ जा रही हो? सिकंदर उमैमा की तरफ बढ़ते हुए कहता है। अपने कमरे में। उमैमा पहली सीढ़ी पर खड़ी हुई पलटकर सिकंदर को देखते हुए कहती है, तुम्हारा कमरा वहाँ ऊपर नहीं, वहाँ नीचे है। सिकंदर अपने कमरे की तरफ शहादत की उंगली से इशारा करते हुए कहता है, नहीं, मेरा कमरा तो ऊपर है, नीचे आपका कमरा है। उमैमा सिकंदर के कमरे की तरफ देखते हुए पुरसुकून सा जवाब देती है, जी बिल्कुल ठीक कहा, शायद आप भूल गई है, अब आप शादीशुदा है। जहाँ मैं रहूँगा वहीं आप भी रहेंगी। सिकंदर उमैमा के हाथ से किताब खींचते हुए कहता है, मैं आपके कमरे में नहीं रहूँगी। उमैमा अटल लहजे में अपनी किताबों की तरफ देखते हुए कहती है, रहना तो आपको वहीं पड़ेगा बेगम, क्योंकि इसके अलावा मैं आपको कहीं और रहने भी नहीं दूंगा। मैं आपके साथ आपके कमरे में नहीं रहूंगी। उमैमा अपनी किताबें सिकंदर से लेने की कोशिश करती है, पर वो उन्हें खींच पाती इससे पहले सिकंदर उमैमा को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। उमैमा पहली सीढ़ी से फिसलते हुए सिकंदर के सीने से आ लगती है। रहना तो तुम्हें वहीं पड़ेगा बेगम, शराफत से मान जाओ, वरना ज़बरदस्ती करनी आती है मुझे। सिकंदर दोनों बाजुओं को हवा में किए उमैमा को अपने सीने से लगा देखकर नज़र झुकाकर कहता है, आप हर बात पर मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों करते हैं? उमैमा सिकंदर के सीने पर हाथ रखकर सीधी खड़ी होते हुए गुस्से में कहती है, पहले ज़बरदस्ती शादी की और अब ज़बरदस्ती कमरे में साथ रहने की जिद। उमैमा तल्ख लहजे में सर उठाकर सिकंदर को घूरते हुए कहती है, तुम प्यार से मानती नहीं हो तो क्या करूं, मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। सिकंदर पुरसुकून से लहजे में जवाब देते हुए उमैमा की किताबें पकड़े हुए टेबल की तरफ बढ़ता है। मैं आपकी बात कभी कभी नहीं मानूंगी, तो क्या आप हमेशा मेरे साथ ज़बरदस्ती करते रहेंगे? उमैमा सिकंदर की पीठ की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, नहीं, ऐसी नौबत मैं आने ही नहीं दूंगा। तुम्हें जैसे अपने नाम कर लिया है वैसे ही तुम्हें अपना भी बना लूंगा। सिकंदर मुड़कर उमैमा को देखते हुए कहता है, ज़बरदस्ती से ही? उमैमा सिकंदर की तरफ कदम उठ बढ़ाते हुए अपने गुस्से को अपने हाथों की मुट्ठियों में कैद किए कहती है, नहीं, कोशिश तो मोहब्बत से ही करूँगा, कोशिशों में नाकाम रहा तो ज़बरदस्ती करूँगा। सिकंदर पानी की बोतल उठाए उमैमा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मतलब मेरे लिए दोनों तरफ से धमकी ही है। उमैमा सिकंदर के चेहरे को बेयकीनी से देखते हुए कहती है, धमकी नहीं, ऑप्शन है तुम्हारे लिए, प्यार से मान जाओ ना। सिकंदर हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, मेरा दिल तैयार नहीं है मानने के लिए। उमैमा दो टोक लहजे में कहती है, अपने दिल को मेरे हवाले कर दो, मैं मनवा लूंगा इससे। सिकंदर टेढ़ी स्माइल करते हुए एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, जी नहीं, वो आपको पसंद नहीं करता है, आपके हवाले कभी नहीं होगा। उमैमा सिकंदर के हाथ से अपनी किताबें छीनते हुए कहती है, पसंद तो तुम भी नहीं करती थी मुझे, हो गई ना मेरे हवाले। सिकंदर की बात पर उसके हाथ रुक जाते हैं। वो बेयकीनी से उसकी झिटाई को देखते हुए पल के लिए उसकी आंखों में देखते हुए थम जाती है। पानी भरकर अपने कमरे में ले आना रात को प्यास रख सकती है। सिकंदर उमैमा के हाथ में पानी की बोतल पकड़ाते हुए खुद कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। क्या है ये इंसान?
उमैमा सिकंदर को जाता देखते हुए कहती है, पानी खुद नहीं ले सकते हैं, हाथ टूट जाएंगे क्या? बीवी को तो गुलाम समझ रखा है, सारे काम वही करे, खुद अपने जिस्म से काम करवाने की जहमत नहीं दी जाती है इनसे। उमैमा पानी की खाली बोतल को अपने हाथों में दबाते हुए उस पर अपना गुस्सा उतारते हुए किचन की तरफ बढ़ते हुए कहती है, सुबह के 11 बज रहे थे, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। हीर अभी तक सोई पड़ी थी और वजदान घर में आदमियों के दरमियान घिरा हुआ घर को सेट करवा रहा था। वजदान अली, अजरा और एडोन्स को अमेरिका से इटली बुलवा लेता है। अली अजरा और एडोन्स को अमेरिका से इटली बुलवा लेता है और साथ ही साथ उसी डिज़ाइनर को भी जो उसके कपड़े बनाते हैं। हीर के लिए जो कपड़े उसने वहाँ जिस डिज़ाइनर से बनवाए थे उन सबको वो इटली उसके लिए नहीं, उसके लिए नए कपड़ों के साथ बुलवा चुका था। पूरे घर में काम चल रहा था, कहीं सफाई का तो कहीं बिजनेस का। अली को इटली ब्रांच की डिटेल्स और अपने साथ काम करने के लिए बुलवाया था। अजरा और एडोन्स को अपनी गैर मौजूदगी में हीर के साथ उसके गार्ड्स की तरह रखने के लिए। तकरीबन पूरे घर की सफाई हो चुकी थी। सफाई वाले बाहर गार्डन सेट कर रहे थे और डिज़ाइनर ड्रेसिंग रूम को। एक तरफ घर में सफ़ेद फूलों की खुशबू छाई हुई थी और दूसरी तरफ खाने की खुशबू में एक प्रोफेशनल लेडी शेफ़ उनके लिए बना रही थी। वजदान और अली दोनों हॉल एरिया में बैठे हुए इटालियन ब्रांच की डिटेल्स देख रहे थे। अजरा और एडोन्स ऊपर डिज़ाइनर के साथ ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे। घर में काम का शोर था, लेकिन इतना नहीं था कि हीर की नींद खराब हो सके। लेकिन उसके उठने का वक्त हो गया था। हीर बंद आंखों से बेड पर करवटें लेने लग जाती है और उसी हालत में वो उठकर बैठ जाती है। हीर घुटनों के बल बैठकर अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपनी आंखें खोलती है और खुली हुई खिड़की को देखकर वो अपनी आंखें मसलते हुए खिड़की के पास जा खड़ी होती है। उसके चेहरे पर धूप की कुछ किरणें लगती है जो उसकी आंखों को मुकम्मल खोलने में मदद करती है। हीर अपनी आंखें मसलते हुए जैसे ही आंखें खोलती है, उसकी नज़र सीधा गार्डन में काम करते हुए आदमियों पर जाती है। हीर हैरानगी से उनकी तरफ पलटकर कमरे में देखती है जहाँ हर चीज़ साफ शफाफ हुई पड़ी थी। ही क्या हो रहा है? हीर वापस गार्डन में देखते हुए कहती है और कहकर नंगे पाँव ही वो कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से निकलते ही उसकी नज़र दूसरे कमरे के खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है, पर ज़्यादा तवज्जो ना देकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। जहाँ रात को धूल और हल्की हल्की सी मिट्टी थी, अब वो हर चीज़ साफ सुथरी चमकती हुई पड़ी थी। हीर के जहन में वजदान की बातें गूंज रही थी, कोई काम वाला ना रखने की, फिर सब साफ कैसे हो गया? हीर घर के नौकरों को देखते हुए हॉल एरिया की तरफ बढ़ रही थी। घर के कोनों को देखते हुए हॉल एरिया की तरफ बढ़ रही थी। उसके देखने से पहले वजदान और अली उसको देख लेते हैं। हीर हॉल के बाहर खड़ी होकर वहां से बाहर खिड़की से आदमियों को पौधे लगाता देखने लग जाती है। हीर को देखते ही वजदान सबको बाहर जाने का इशारा करता है। अली के साथ साथ किचन में काम करने वाले शेफ सब बाहर की जानिब बढ़ने लगते हैं। हीर जैसे ही पलटती है, अली को सामने देखकर वो हैरान हो जाती है। अली सर झुकाकर शेफ के साथ बाहर निकल जाता है। फैजान लैपटॉप बंद किए कागजात पर रख देता है और हीर को मुस्कुराते हुए देखता है। गुड मॉर्निंग वाइफी। वजदान उसकी तवज्जो अपनी तरफ करता है। ये सब क्या है? हीर नंगे पैर वजदान की तरफ बढ़ रही होती है कि वो लंबे डग भरता हुआ उसके पास जाता है और हीर को बाहों में उठाए वो सोफे पर बिठाता है। तुमने तो कहा था कि तुम काम नहीं करोगी, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। फरजान हीर के पैरों को अपनी टांगों पर रखकर उसे अपने हाथों से झाड़ते हुए कहता है, लेकिन आपके पास तो पैसे नहीं है। हीर खुसफुस करने वाले अंदाज में कहती है, तो क्या हो गया, मैं कमा लूँगा। वजदान भी खुसफुस करते हुए कहता है, अगर हमारे पास रोटी खाने के पैसे भी ना बचे तो फिर क्या करेंगे? आप इन सबको निकाल दें, मैं खुद कर लूँगी। हीर बाहर गार्डन में काम करते हुए लोगों को देखते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है। वजदान हीर की नज़रें दूसरे आदमियों पर देखते हुए उसे टांगों से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और हीर को दोबारा अपनी बाहों में उठाए वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे काम करवाऊंगा? वजदान सीढ़ियों पर चढ़ता है और पीछे से अली और बाकी सारे वापस हॉल में आ जाते हैं। पर फिर तो हम गरीब हो जाएंगे। देखिए, खाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। हीर वजदान के चेहरे को देखते हुए कहती है, जिन्हें मुश्किलों से हासिल किया जाता है फिर उनको बाहिफाजत संभाल कर रखा भी जाता है, और तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं गरीब इंसान हूँ? वजदान हीर को वापस कमरे में लाए सोफे पर बिठाते हुए कहता है, नहीं, मुझे पता है आप अमीर हैं, लेकिन वो सब तो ब्लैक मनी है ना, और आप इस घर पर नहीं लगाना चाहते थे। मेरे पास जो भी मनी है वो सब वाइट ही है तितली, सिर्फ उससे वापस हासिल करने का तरीका ब्लैक है मेरा। वजदान हीर के सामने खड़ा होकर कमर पर हाथ रखते हुए कहता है, मतलब आप गरीब नहीं हैं, खाने को अच्छी चीज़ें मिलेंगी ना? हीर हंसते हुए वजदान के चेहरे को देखते हुए पूछती है, जी सब मिलेगा और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है।
सिवाय, वजदान कहता कहता रुक जाता है। सिवाय क्या? हीर मुस्कुराती हुई नज़र से पूछती है। सिवाय मुझे प्यार करने के, मेरे लिए तैयार होने के, हर रात मेरा काम से लौटने का इंतज़ार करने के और मेरे आने के बाद। वजदान कमर से हाथ हटाए हीर की तरफ बेड पर झुककर दोनों हाथ बेड पर रखकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, बात क्या? हीर अपने हाथों में गाउन को पकड़े हुए पूछती है। बात का काम मैं खुद कर लिया करूँगा। वजदान हीर के माथे पर अपने लब रखते हुए हंसते हुए कहता है, ड्रेसिंग रूम तैयार है, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। नाश्ते का वक्त तो चला गया है, मैंने ऑफिस भी जाना है, आप कर लेते नाश्ता मेरे बगैर? हीर खड़ी होते हुए कहती है, नहीं, मैं अपनी सुबह की शुरुआत और रात का इख्तिताम दोनों तुम पर करना चाहता हूँ। वजदान हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, पर हीर पहले ही उसके पेट पर हाथ रखकर उसे रोक देती है। मैं 5 मिनट में आती हूँ, हीर मुस्कुराते हुए कहती है और कहकर खुद दोबारा कमरे से बाहर नंगे पैर भाग जाती है। जूती से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, पहन नहीं सकती है ये। वजदान हीर के जाते ही वजदान भी कमरे से बाहर निकल जाता है और दोबारा नीचे हॉल में बढ़ने लगता है। हेलो मिसेस मॉन्स्टर, एडॉन्स हीर को देखते ही कहता है। हेलो, हाउ आर यू बोथ? हीर भी मुस्कुराते हुए दोनों को देखते हुए जवाब देती है, येस। अजरा हैरान से एडॉन्स को देखने लग जाती है। डू यू नो इंग्लिश? अजरा हीर से पूछती है। यस ऑफ कोर्स। ही ड्रेसिंग रूम में मौजूद अपने कपड़ों की और वजदान के सूट बूट घड़ियों की न्यू कलेक्शन को देखते हुए कहती है। इस बार वो किसी चीज़ को देखकर हैरान नहीं हुई थी। वी आर सॉरी मैम दैट वी से एवरीथिंग टू यू। एडॉन्स हीर को देखते हुए अपने पिछले रवैये के लिए माफ़ी मांगता है। इट्स ओके, डोंट वरी। हीर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी एंड थैंक यू मैम वंस अगेन। अजरा एडॉन्स को मजीद कुछ कहने से रोक देती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ड्रेसिंग रूम से बाहर ले जाती है। डिज़ाइनर भी पहले ही नीचे हॉल में वजदान के पहुंचने से पहले ही पहुंच जाते हैं। अजरा एडॉन्स के बाहर जाते ही हीर अपने लिए कम्फर्ट सा खुला डुला ट्राउज़र शर्ट निकाल कर फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद हीर कपड़े चेंज किए फ्रेश होकर लाइट ग्रे कलर का हुडी और ट्राउज़र पहने हुए, पैरों में स्लीपर्स, हल्के हल्के गीले बालों में चेहरे पर सॉफ्ट सा मेकअप किए हुए वो मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग रूम से निकलकर सीधा हॉल की तरफ जाती है। हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई थी, जो हॉल के दरवाजे पर पहुंचते ही गायब हो चुकी थी। ब्लैक कलर की घुटनों जितनी स्कर्ट, ऊपर वाइट कलर का टॉप जिस पर ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ, बालों में हल्के फुल्के से कर्ल्स, चेहरे पर सॉफ्ट सा ब्राउन मेकअप किए, वही वजदान के सामने वाले सोफे पर बैठी हुई कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रही थी। वजदान को उसके साथ मुस्कुराकर बात करता देखकर हीर के चेहरे से सारी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो खा जाने वाली नज़रों से दोनों को देखते हुए हॉल में बढ़ती है। वजदान हीर को देखकर उसे अच्छे से सर से पैर तक देखता है और फिर दोबारा गर्दन मोड़कर डिज़ाइनर से बात करने लग जाता है। जहांगीर अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, टेबल पर लैपटॉप ऑन किए वो कुर्सी से सर टिकाकर कसीनों की पार्टी में होने वाले मनाजिर को देख रहा था। हीर वजदान का स्टेज पर एक दूसरे के गले लगे हुए देखकर जहांगीर वीडियो को ही पोज किए उन दोनों को देखने लग जाता है। जहांगीर लगातार पिछले आधे घंटे से वही इन दोनों की तस्वीर को देख रहा था। वो अपने ख्यालों में मगन देख वो हीर और वजदान को रहा था, पर दिमाग में सिकंदर की बातें गूंज रही थी। तुमने पहले मुझसे मेरा बेटा दूर किया, अब मेरी बेटी को भी दूर करने के चक्करों में हो। जहांगीर कुर्सी से पुश्त हटाए कुर्सी आगे खसका कर दोनों हाथ टेबल पर रखे वजदान को देखते हुए कहता है, तुम अलेक्जेंडर के बेटे हो, पर तुम उसकी परछाई नहीं हो। तुम मुख्तलिफ हो अपने बाप से। जहांगीर उसकी तस्वीर पर नजर जमाए हुए देखते हुए सोचता है, अगर मैंने तुम्हारी माँ को और अपने बेटे को जलने के लिए छोड़ दिया था तो सिकंदर को बचाया किसने? जहांगीर कहते ही टेबल पर अपनी उंगलियां टैप करते हुए उठ खड़ा होता है और अपने ऑफिस से निकलकर वो सामने कंप्यूटर रूम में जाता है, जहाँ पर बनिश और शोएब दोनों मौजूद थे। डेविल को देखते ही वो दोनों उठ खड़े होते हैं। डेविल, आप कुछ चाहिए? शोएब जहांगीर की तरफ बढ़ते हुए पूछता है। हाँ, वो 20 अगस्त 2002 के अलेक्जेंडर की मौत वाली रात की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? जहांगीर बनिश को देखते हुए पूछता है। इतनी पुरानी रिकॉर्डिंग? बनिश बौखलाते हुए कभी जहांगीर तो कभी शोएब को देखती है। नहीं मिल सकती है? जहांगीर सख्त लहजे में पूछता है। मिल जाएगी, पर थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे पुराना डेटा सर्च करना पड़ेगा। बनिश अपने हाथों को आपस में मसलते हुए कहती है, ठीक है, 1 घंटा है तुम्हारे पास, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। जहांगीर शहादत की उंगली से इशारा करते हुए दो टोक अंदाज में कहता है और कहकर वो कंप्यूटर रूम से निकलकर अपने ऑफिस में चला जाता है और जाकर दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए वो वजदान की तस्वीर को देखते हुए एक गहरी सांस लेता है। तुम्हें राज रखने आते हैं तो मुझे राज जानना। वजदान यमान, तुम्हारी हिस्ट्री तो मैं जान कर रहूँगा।
बेटी दी है तुम्हें, नज़र तो रखनी पड़ेगी। जहांगीर टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है और लैपटॉप को बंद किए वो अपने ऑफिस के लिए नई ब्रांच खोलने की लोकेशन को देखने लग जाता है। और देखते ही वो फाइल्स बंद किए अपना कोट स्टैंड से लिए दोबारा ऑफिस से बाहर निकल जाता है। शोएब आ जाओ, जहांगीर बाहर जाते हुए कोट पहनते हुए उसे आवाज़ देता है। जहांगीर की आवाज़ पर वो फौरन कंप्यूटर रूम से बाहर निकलकर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। कहाँ जाना है, शोएब पूछता है। नई ब्रांच के लिए जिस कंट्रैक्टर से बात हुई थी वो लोकेशन देखकर उसे देख खरीदना है। जहांगीर शोएब को अपने बराबर करने के लिए अपने कदम की रफ्तार थोड़ी आहिस्ता किए शोएब को अपने बराबर करता है। आप मुझे कह देते, मैं देख आता, शोएब जहांगीर की तरफ देखते हुए कहता है। कुछ काम इंसान को खुद भी कर लेने चाहिए, जहांगीर ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए कहता है। जब हम आपके काम करने के लिए मौजूद है तो आपको ये जहमत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डेविल। शोएब जहांगीर को गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए देखकर पुरजोश लहजे में कहता है। शोएब की बात पर जहांगीर हंस पड़ता है, अपनी गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। शोएब भी हंसते हुए गाड़ी में सवार होता है और ड्राइविंग सीट संभालते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। सिकंदर इटली में रहने का फैसला कर चुका था, वो भी अपने लिए नया अस्पताल खोलने के लिए जगह देखने गया था। दो जगह वो पहले देख चुका था लेकिन उसे वो कुछ खास पसंद नहीं आई थी। आखिरी जगह वो देखने के लिए एक कच्ची आबादी की तरफ बढ़ता है, जहाँ लोग तो थे पर कोई सहूलत फराहम नहीं थी। सिकंदर जैसे ही उस कच्ची आबादी में पहुंचता है, उसके इंतजार में कुछ आदमी वहां पहले ही खड़े हुए थे। वेलकम डॉक्टर सिकंदर। सिकंदर की गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए एक मोटा आदमी जिसका पेट उसकी कमाई को साफ वाज़ेह कर रहा था, सिकंदर को देखते हुए मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करता है। सिकंदर सरसरी सी नज़र में उससे सर से पैर तक देख लेता है और देखते ही वो बिना जवाब दिए गाड़ी से बाहर निकलता है। उसके निकलते ही दो आदमी मजीद उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और उस जगह का मुआयना करवाने लगते हैं। वो ये एक ऊंचाई पर पथरी पथरीली इलाका था पत्थरी इलाका है, हर तरफ पत्थर ही पत्थर थे, ऐसी ज़मीन जो चलने के काबिल नहीं थी। पर मज़ीद ऊपर की तरफ बढ़ते हुए सिकंदर के कदम कुछ ऊंचाई से नीचे की जानिब देखते हुए घरों पर रुक जाती है। सिकंदर आगे आगे बढ़ने की बजाय उस नीचे इलाके की तरफ बढ़ने लगता है। बाहर से कच्ची आबादी में चंद लोग छोटे छोटे कच्चे घर बनाए हुए दिखाई दे रहे थे, जो हुकूमत की जगह पर बैठे हुए थे। हुकूमत इनसे जगह खाली करवाना चाहती थी लेकिन अपने नाम को ख़राब किए बगैर। दिस इज़ द लोकेशन फॉर योर हॉस्पिटल। तीनों में से एक आदमी जिसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था वो सिकंदर को बाहर की आबादी दिखाते हुए उसे अंदर की तरफ की ले जाते हैं, जहाँ पर हर तरफ लोग ही लोग थे, छोटे छोटे से कच्चे घर थे। हाउ इज़ इट। इन तीनों आदमियों को सिकंदर में और उसके सामने की ज़मीन में पैसे उनकी कमाई दिखाई दे रहे थे, जबकि सिकंदर मासूम चेहरे, बच्चे बूढ़े, जो उन जवान लड़कियां लड़के सब दिखाई दे रहे थे, जो अजीब नज़र से उसे देख रहे थे। सिकंदर के दिल में उन लोगों की हालत देखते हुए हौल उठने लग गए थे। सिकंदर कोई जवाब दे पाता इससे पहले किसी बच्चे के रोने की आवाज़ उसके कान में पड़ती है। वो आंखों से चश्मा हटाए मजीद आगे बढ़ता है और एक घर की जानिब बढ़ने लगता है, और वो उस घर में जाने के लिए कदम बढ़ाता है पर उसकी दहलीज पर उसके कदम रुक जाते हैं। अंदर से लगातार बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, पर सिकंदर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी अंदर जाने की। लोग उसे अजीब जुस्तजू के आलम में देख रहे थे। सिकंदर अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए अपने कदम वापस पीछे की तरफ बढ़ाता है। हु इज़ द ओनर ऑफ दिस प्लेस। सिकंदर इन आदमियों की तरफ बढ़ता है और सख्त लहजे में गुस्से को जब्त किए पूछता है। We can't tell you that. If you want to buy that place, we are the one who's going to handle the procedure. तीनों आदमी एक दूसरे की शक्ल देखते हुए कहते हैं, यू आर गोइंग टू हैंडल दैट यू। सिकंदर सबकी ज़बानों पर कफ्ल लगा चुका था। हु इज़ द ओनर ऑफ दिस प्लेस। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू अगेन। सिकंदर एक ही जुमले में पूछ भी लेता है और धमकी भी दे देता है। सिकंदर उन्हें खामोश देख कर गहरी सांस लेते हुए वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। ऑलरेडी आई वॉन्ट दैट प्लेस बट आई वॉन्ट टू डील विद द ओनर बट नॉट टू द पपीज़। सिकंदर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पलटकर अपने पीछे खड़े हुए तीनों लोगों को देखते हुए कहता है, ही कांट मीट यू, ही नेवर मीट एनीवन। आदमी सिकंदर को देखते हुए हिचकिचाते हुए कहता है, सो यू नो हिम गुड। सिकंदर टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है और झट से गाड़ी में झुककर ड्रॉर में से गन निकाले उसके साथ खड़े हुए आदमियों के दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच गोली मारकर उन्हें वहीं ज़मीन बोस कर देता है। डिडंट आई टेल यू आई डोंट लाइक टू रिपीट माई सेल्फ। सिकंदर गन से धुआं निकलता देखकर उसे अपने माथे पर खुजाते हुए कहता है, सर और सिट और नॉट।
सिकंदर गन उस आदमी की तरफ करने ही लगा था कि वो पहले ही दौड़कर उसकी गाड़ी में आ बैठता है। सिकंदर भी उसको गाड़ी में बैठा देखकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठने लगता है कि इतने में ऊपर ऊंचाई पर खड़े हुए छोटे से 8 साल बच्चे पर उसकी नज़र जाती है, जो सिकंदर को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सिकंदर भी उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में सवार हो जाता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। हेलो मिस्टर यमान, डिज़ाइनर हीर को देखते हुए कॉफ़ी का कप टेबल पर रखकर उठ खड़ी होती है और हीर की तरफ बढ़ते हुए वो उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करती है। हीर उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती ही है कि वजदान को पीछे से अली बुला लेता है और दोनों हॉल के दरवाजे से बाहर गार्डन एरिया में चले जाते हैं। हेलो, हीर उसके चेहरे पर सजी हुई मुस्कुराहट देखकर धीरे से हाथ मिलाते हुए कहती है, ओह माय यू आर सो ब्यूटीफुल। नाउ आई वंडर वाई मॉन्स्टर स्टक इन वन गर्ल, ही इज नेवर लाइक दैट। लड़की हीर को सर से पैर तक देखते हुए पहले अजीब सा मुंह बनाए, फिर मुस्कुरा कर कहती है, आह दैट्स हाउज ही। हीर उसकी अजीब नज़रों को देखते हुए कहती है, ही इज़ अ वेरी वेरी एंग्री पर्सन हु ऑलवेज लाइक मॉडल टाइप बोल्ड गर्ल्स। आई थिंक यू आर लाइक दैट, दैट्स वाई ही इज़ इन यू। डिज़ाइनर खिड़की से बाहर वजदान को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, ही लाइक्स बोल्ड गर्ल्स। हीर भी वजदान को देखते हुए कहती है, जो अली के साथ बात में मसरूफ़ होता है, हाउ मैनी गर्ल्स ही हैव। हीर वापस डिज़ाइनर की तरफ देखते हुए पूछती है, ओह ही कांट काउंट, वी कांट काउंट दैम, इट्स अनलिमिटेड। डिज़ाइनर कंधे उचकाते हुए कहती है, अनलिमिटेड। हीर सर झुकाकर उसकी बात दोहराती है, यस आई थिंक नाउ ही हैज़ हिज लिमिट्स, नाउ यू आर द ओनली वन गर्ल ही like it. It's very tough for me to believe, but it's true. डिज़ाइनर हीर का हाथ पकड़कर उससे प्यार से मुस्कुराते हुए देखते हुए कहती है, You need to believe that now I am the only one who he loves. I don't care about the past, but now he is mine, so that's it. हीर तल्ख लहजे में उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर फखरी अंदाज में डिज़ाइनर की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहती है, आर यू आर यू द ऑल्सो वन गर्ल दैट ही लाइक। हीर डिज़ाइनर को क्रॉस करते हुए सोफे की तरफ कदम उठाते हुए पूछती है, आह नो वी आर नॉट। डिज़ाइनर अपने बालों में हाथ फेरते हुए पलटकर हीर को सोफे पर बैठा देखते हुए कह ही रही थी कि हीर उसका मुंह बंद करवा चुकी थी। दैट्स मीन यू आर नॉट हिज टाइप, आई ऑल्सो डोंट लाइक यू, आई थिंक that you need to come here that you do no need to come here again। हीर सोफे पर बैठकर टांग पर टांग रखे हुए डिज़ाइनर को सर से पैर तक देखते हुए कहती है, एंड डोंट यू डेयर टू लुक और टच माई मैन। हीर उंगली से वजदान की तरफ इशारा करते हुए बोली, वॉट यू आर मिसबिहेविंग मी। डिज़ाइनर तैश में हीर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, आई डिडंट डू अ सिंगल थिंग टू यू मिस, वट एवर if I start misbehaving you, I am damn sure you can't take a single breath again in this house। हीर खड़ी होकर उसकी आंखों के सामने उसकी आंखों में देखते हुए फुल एटीट्यूड से तल्ख लहजे में कहती है, व्हाट। डिज़ाइनर उसका गुस्सा देखते हुए अजीब लहजे में कहती है, दैट्स अ पार्ट ऑफ दैट्स अ पाथ ऑफ यू जस्ट वॉक ऑन दैट एंड गो टू द डायरेक्टली इन हिल बाय बाय। हीर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए हवा में हाथ बुलंद किए उसे बाय बाय करती है, पर वो जाती नहीं है, उसकी तरफ हैरानगी से देखती रहती है। दैट्स सो रॉन्ग। डिज़ाइनर अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए कहती है, यस इट इज़, व्हाट डिड यू थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट माई हस्बैंड इज सच ए लवी डवी वे इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई कांट से एनीथिंग टू यू, आर यू सीरियस। हीर टेढ़ी स्माइल करते हुए एक आईब्रो उठाते हुए पूछती है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अवर फ्रेंडशिप। डिज़ाइनर दोबारा वजदान को देखते हुए कहती है, जो हीर से नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था इस वक्त। फ्रेंडशिप। हीर हैरानगी से उसकी बात दोहराती है, माई मैन इज़ जस्ट माइन, ही इज़ नॉट योर फ्रेंड, डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। हीर डिज़ाइनर के करीब आए उसकी आंखों में देखते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहती है, आर यू लिविंग और नॉट, शुड आई कॉल गार्ड्स। हीर उसकी आंखों में बिना पल के झपकाए देखते हुए कहती है, आई एम लीविंग। डिज़ाइनर सोफे से अपना बैग और डिज़ाइन बुक्स उठाते हुए गुस्से में कहती है, नाउ आई गेट वाई मॉन्स्टर लाइक यू वाई मॉन्स्टर लाइक यू। बैग उठाए हीर के सामने खड़ी होकर कहती है और कहकर पैर पटकते हुए वो हॉल से निकलकर दरवाजे से बाहर जाने लगती है। हैव अ सेफ ड्राइव। हीर उसे जाता देखते हुए गंदा सा मुंह बनाकर कहती है। डिज़ाइनर को जाता देख वजदान हीर की तरफ देखने लग जाता है, जो उसे इंतहाई पुरसुकून दिखाई दे रही थी।
ठीक है, गाड़ी तैयार करो, अभी चलते हैं। वजदान अली को कहकर खुद वापस हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। क्या मतलब था इस चुड़ैल का? क्यों पसंद हूँ मैं वजदान को? वो तो मेरी आंखों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मजबूरन मुझे मुझसे करते हैं। फिर उस चुड़ैल ने ऐसा क्यों कहा? हीर अपने दोनों हाथ अपनी हुडी की पॉकेट में डाले हुए अपने आप से पूछती है, इतना दिमाग नहीं चलाते हैं, बहुत लंबी जिंदगी है, थक जाओगी जल्दी वरना। वजदान हीर के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसके दिमाग को पुरसुकून करता है। हीर वजदान को देखते ही एकदम पुरसुकून हो जाती है। मेरे पास अपना ज़ाती डिज़ाइनर है जो मेरे कपड़े बनाते हैं, आपको दोबारा जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। हीर वजदान का हाथ अपने से हटाते हुए कहती है, तुम्हें उसके कपड़े पसंद नहीं आए? वजदान हीर के पास सोफे पर बैठते हुए पूछता है। हीर जवाबन कुछ नहीं बोलती है और थोड़ा फासले पर होकर बैठ जाती है। नहीं, कपड़े अच्छे हैं पर लड़की नहीं। हीर वजदान से नज़र चुराते हुए कहती है, उसे हर तरह के कपड़े बनाना आता है, अमेरिका में ऑल टाइप फैशन डिज़ाइनर के नाम से मशहूर है और पिछले 5 सालों से यही मेरे कपड़े स्टिच करती है। मेरा माप अच्छे से पता है, तुम्हारा भी अब। वजदान सोफे से पीछे टिकाते हुए कहता है, तभी तो मैं सोचूं इतने परफेक्ट कपड़े कैसे होते हैं। नाप लेने वाली ने बहुत अच्छे से काम को अंजाम दिया है। हीर वजदान के फिट कपड़ों की तरफ देखते हुए कहती है, जहां उसके कसती बॉडी और उसके कोट की बाजुओं में से जाहिर होते हुए डोले साफ दिखाई दे रहे थे। जल कुकड़ी क्यों बनी हुई हो तुम? वजदान उसके चेहरे पर गुस्सा देखते हुए पूछता है। बात सुने, ये कपड़े उतारे। हीर वजदान के सामने खड़ी होकर एक हाथ कमर पर रखकर और दूसरे हाथ से उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या यहाँ अभी अच्छा थोड़ी लगेगा, इतने सारे लोग फिर रहे हैं यहाँ पर। फरजान हीर के सामने खड़ा होकर उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। हीर वजदान को खुद से दूर करते हुए कहती है, अच्छा मतलब अभी भी वो मतलब नहीं था। वजदान गंदा सा मुंह बनाते हुए कहता है, फिर क्या मतलब है आपका मोहतरमा? वजदान दोनों आंखों से इशारा करते हुए पूछता है, मतलब ये कि आप ये सब नहीं पहनेंगे। हीर वजदान के पास आए उसके गले से ब्लेड उतारते हुए कहती है, क्यों आप गुंडे बने रहते हैं? क्या है ये सब? हीर वजदान के गले से ब्लेड निकालकर उसके हाथों से अंगूठी निकालते हुए कहती है, यार ये जुल्म ना करो, देखो मेरी पहचान ऐसे ही है। वजदान अपने हाथों से अंगूठियां निकलते हुए देखते हुए कहता है, आपकी पहचान आपसे है, आपके जंगली रूप से नहीं। हीर उसके हाथ से सारी अंगूठियां निकालकर उसके सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली में पहनाने लगती है। अब ठीक है। हीर वजदान के हाथों को देखते हुए कहती है, ये ठीक नहीं है। वजदान अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं ठीक है ये। हीर 2 कदम दूर होते हुए कहती है और कहकर वजदान को सर से पैर तक देखने लगती है, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हीर दूसरी तरफ मुंह मोड़कर धीरे से कहती है, क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा? वजदान अपने बाजू फैलाए हुए हीर से पूछता है, आप हमेशा सफ़ेद रंग क्यों पहन कर रखते हैं? हीर जवाब देने की बजाय सवाल करती है, ये रंग जचता है मुझ पर? वजदान अपना कोट ठीक करते हुए कहता है, जिसने दी है आप हो ये किसने दी है आपको ये गलत फहमी? हीर वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए गंदा सा मुंह बनाकर पूछती है, गलत फहमी नहीं है बेगम, मेरा स्टाइल है जिस पर किस लड़कियां भी वारी वारी जाती है। वजदान हीर के पास आते हुए कहता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ मैं ऐसे? वजदान हीर को कमर से पकड़कर अपनी बाहों में कैद करते हुए पूछता है, सफ़ेद लिबास में आप ऐसे लगते हैं जैसे। हीर कहते कहते वजदान के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट को देखते हुए उसमें खोकर खामोश हो जाती है और दूसरी तरफ देखकर मुस्कुराने लग जाती है जैसे। वजदान हीर को मुस्कुराते हुए देखकर पूछता है, वजदान ऐसे मुस्कुराया मत करे। हीर अपनी हंसी को जब्त करते हुए कहती है, क्यों? वजदान अपने लब भींचते हुए पूछता है, मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाता है। हीर वजदान को खुद से करते हुए कहती है और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ती है। हाँ तो अच्छा है ना, खो जाओ मुझ में और भूल जाओ दुनिया को और अपने गुस्से को भी। वजदान भी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अच्छा तो क्या मैं आपको हिफ्स कर लूँ और दुनिया भुला दूँ? हीर कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, हाँ तो कर लो मुझे हिफ्स, मैंने तो तुमको कर लिया, अपना आप खोकर तुम्हें पाया है, तुम भी मुझ पर थोड़ा रहम कर लो। वजदान जग में से पानी ग्लास में डालते हुए कहता है। हीर वजदान की बातों पर खामोशी से उसके चेहरे को देखते हुए एक गहरी सांस लेती है। वजदान भी हीर के चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा देता है। मॉन्स्टर अली हॉल के दरवाजे में खड़ा हुआ नजर झुकाकर वजदान को आवाज़ देता है। हीर भी उसकी आवाज़ पर पलटकर अली को देखती है। आ रहा हूँ। वजदान पानी का ग्लास टेबल पर रखते हुए कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? पहले खाना खा ले। हीर वजदान को देखते हुए कहती है, भूख तो है पर जाना ज़रूरी है, तुम खाना खा लो, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा। वजदान हीर के पास आए उसके माथे पर अपनी लब रखते हुए कहता है। वजदान हीर की बात पर हाँ में सर हिला देती है।
हाँ में सर हिला देता है। वजदान हीर के गाल खींचते हुए अली के साथ घर से बाहर निकल जाता है। हीर भी कुर्सी पर आराम से बैठकर खाना खाने शुरू हो जाती है। वजदान के जाते ही अजरा और एडॉन्स दोनों हॉल में आ जाते हैं। हीर अभी पहला निवाला ही खा रही थी कि उन दोनों को देखकर वो रुक जाती है। कम हियर। हीर चम्मच वापस प्लेट में रखकर उन दोनों को अपनी तरफ आने का इशारा करती है। नो मैम, इट्स ओके। अजरा एडॉन्स को देखते हुए कहती है। नो इट्स नॉट ओके, नाउ वी आर स्टे इन वन हाउस, सो वी आर फैमिली एंड फैमिली मेम्बर्स नीड्स टू ईट टुगेदर। हीर उठकर जाती है, उनके पास दोनों का हाथ पकड़कर अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाती है। डोंट शाई इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम नॉट लाइक योर मॉन्स्टर, वी ऑल गोइंग टू ईट टुगेदर एंड प्ले टुगेदर लाइक फ्रेंड्स, ओके। हीर पुरजोश सी हुई उन दोनों के चेहरों की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है। बट मॉन्स्टर डजंट लाइक दैट। एडॉन्स हिचकिचाते हुए कहता है। डोंट वरी नाउ, व्हाट आई लाइक योर मॉन्स्टर गोना लव दैट। हीर उनकी हिचकिचाहट को दूर करने की कोशिश करती है और उन दोनों को अपने साथ कंफर्ट किए हीर के साथ बातें करते हुए खाना खाने लग जाते हैं। जहांगीर भी लोकेशन पर पहुंच चुका था और जगह का मुआयना करने लग गया था। एक बहुत बड़ी और बंजर ज़मीन थी जिसके सामने पर दूर समंदर था। जहांगीर और शोएब अच्छे से पूरी जगह उस ज़मीन को बेचने वाले आदमी के साथ देख रहे थे कि पीछे से ब्लैक कलर की पराडो गाड़ी उसी ज़मीन पर जहांगीर की नज़रों के सामने आ खड़ी होती है। जहांगीर और शोएब आंखों पर गूगल लगाए हुए उस ज़मीन के सौदागरों के साथ उस गाड़ी की तरफ देखने लगते हैं। पहले गाड़ी से अली उतरता है और उसके बाद वजदान आंखों पर चश्मा लगाए फ्रंट सीट से बाहर निकलता है और निकलते ही वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद किए जहांगीर को देखते हुए अपने कोट के बटन बंद करते हुए समंदर की तरफ देखते हुए वो एक लंबी गहरी सांस लेता है। हेलो मिस्टर यमान। आदमी जहांगीर को क्रॉस करते हुए वजदान की तरफ दौड़ते हुए आता है और उससे हाथ मिलाते हुए कहता है हेलो। वजदान भी उससे हाथ मिलाते हुए जहांगीर को देखते हुए कहता है यू ऑल्सो कम हियर, आई डिडंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू ऑल्सो बाय दैट प्लेस, कम लेट्स हैव अ लुक एट दैट। आदमी जहांगीर की तरफ बढ़ने का इशारा करते हुए कहता है आई डोंट नीड टू लुक, आई लाइक दैट, लेट्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। वजदान जहांगीर की तरफ देखते हुए अटल लहजे में कहता है सो सॉरी सन इन लॉ, बट आई ऑलरेडी लाइक दैट। जहांगीर वजदान को देखते हुए अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है बट यू डिडंट बाय दैट येट। वजदान भी आदमी को क्रॉस करते हुए जहांगीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है आई एम गोइंग टू डू दैट। जहांगीर वजदान के बिल्कुल सामने खड़े होकर दो टोक लहजे में कहता है नो यू कांट, व्हाट आई लाइक आई गेट। वजदान अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए कहता है नो यू आर रॉन्ग, व्हाट आई लाइक आई गेट दैट एट एनी कॉस्ट। जहांगीर कोल्ड नजरों से देखते हुए कहता है आप लड़ाई करना चाहते हैं। वजदान जहांगीर की आंखों में देखते हुए पूछता है इसकी शुरुआत तो तुम पहले ही कर चुके हो। जहांगीर भी वजदान की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहता है इसे करने की वजह भी तो दे आप तो ही आपने दी है ससुर जी। वजदान टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है शर्म नहीं आएगी दामाद जी आपको अपने ससुर से लड़ाई करते हुए? एक तो मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया है और ऊपर से अब ज़मीन पर भी नज़र रखी हुई है। नज़र तो मैंने आपकी बहुत सी चीज़ों पर रखी हुई है ससुर जी, पर फिलहाल इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर कुछ ज़्यादा ही है। वजदान हाथ में चश्मा पकड़े हुए ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए बोला अगर इतनी ही शिद्दत से नज़र है तुम्हारी इस पर तो मैं बहुत अमीर ससुर हूँ, अपने दामाद को एक ज़मीन तो तोहफे में दे सकता हूँ। जहांगीर आंखों पर गूगल लगाते हुए एक हाथ पैंट की जेब में डालते हुए कहता है। जहांगीर की बात पर वजदान की दिमाग की रगें तन गई थी। वो अपने हाथ को मुट्ठी में भींचे हुए अपने गुस्से को चेहरे पर जाहिर करने से रोक रहा था। तोहफा तो ये मैं आपको दे सकता हूँ, आपने मुझे बेटी दी है, बदले में मुझे भी कुछ देना चाहिए। वजदान जहांगीर को गुस्सा चढ़ाने की भरपूर कोशिश करते हुए कहता है बच्चे बड़ों को तोहफ़े देते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। जहांगीर आलम के ख़ानदान में डेविल वर्ल्ड में सिर्फ वही लेता हूँ जो मुझे चाहिए होता है। दूसरे से तोहफ़ा लेना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। जहांगीर वजदान को कहते हुए पलट कर दोबारा ज़मीन को देखने लगता है पर मैं आपकी दुनिया का नहीं हूँ। वजदान जहांगीर की पीठ देखते हुए कहता है यकीन है तुम्हें? जहांगीर पलट कर वजदान को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है। वजदान उसके चेहरे को हैरान कुन नज़रों से देखने लग जाता है। जब तुम मेरी बेटी से जुड़ गए हो तो मतलब साफ सीधा और सिंपल सा दामाद साहब आप मुझसे और मेरी दुनिया से भी जुड़ चुके हैं। जहांगीर वजदान की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है आप ही की बेटी थी वो, अब मेरी बीवी है। आपकी बेटी थी वो, अब मेरी बीवी है वो। वजदान सख्त लहजे में कहता है बीवी वो अब भले ही तुम्हारी है पर वो खून मेरा है, जहांगीर आलम का, और मुझे लगता है कि ये बात बार बार दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जहांगीर वजदान के बिल्कुल सामने आकर चश्मा लगाए उसके चेहरे को उसकी आंखों में आते हुए गुस्से को देखते हुए कहता है, इस बात से कैसे इनकार कर सकते हो दामाद साहब, मुझसे मुंसलिक तो है वो, मुझसे है, उसे तुम किसी दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे दूर नहीं कर सकती है, मैं करूँगा। जहांगीर की बात मुकम्मल होते ही वजदान उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए अटल लहजे में बोल पड़ता है, तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? जहांगीर जेब से हाथ निकालकर दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहता है, आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ? वजदान चैलेंज करने वाले अंदाज लहजे में कहता है, नहीं नहीं, मुझे यकीन है तुम सब कर सकते हो, इसलिए तो तुम्हें बिना किसी और कोशिश किए और जद्दोजहद की अपनी बेटी दे दी है, वरना तुम क्या, तुम्हारा बाप जहांगीर आलम से उसकी इकलौती बेटी को लेने की कोशिश तक नहीं कर सकता है। जहांगीर हाथ सीने से हटाए वजदान को अपनी ताकत के बारे में याद दहानी करवाते हुए कहता है, उसको मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है, अगर वो मुझसे अब की बार दूर गई तो याद रखिएगा ससुर जी, आपकी दुनिया की एक एक फर्द को कब्र में अपने हाथों से खो दूंगा। वजदान गुस्सीले लहजे में अपने हाथों की मुट्ठियां भीजे हुए जहांगीर के मजीद करीब खड़े होकर उसके चेहरे को घूरते हुए कहता है, तो अपने ससुर को चैलेंज कर रहे हो? जहांगीर दोनों आईब्रो उठाते हुए पूछता है, बाप से चैलेंज कौन करता है, उनसे तो जिद की जाती है जब तक वो खुद अपने हाथों से वो चीज़ ना ला कर दे। मेरी बेटी चीज़ नहीं है, जहांगीर कहता है, पर मेरी जिद है, मेरा जुनून है, मेरा इश्क है। मनपसंद चीज़ हो या शख्स, ना मिलने पर मेरा वहशी रूप देखने के लिए आप तैयार रहना ससुर जी। फरजान अपने आखिरी अल्फाजों पर जोर देते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कमीने हो। जहांगीर हंसते हुए कहता है, मैं बहुत कमीना हूँ ससुर जी, पर कैसे कर सकते हैं आपका दामाद कह सकते हैं, पर आपका दामाद हूँ मैं, अब ख्याल रखें अब मेरा। वजदान भी हंसते हुए कहता है, चलो दामाद रख लेते हैं, तुम्हारा ख्याल क्या याद रखोगे तुम। जहांगीर भी हंसते हुए कहता है और कहकर पलटकर शोएब की तरफ कदम बढ़ाता है, मेरे दामाद को अपनी पावर दिखाओ, वेलकम करो उसका इटली में और डेविल वर्ल्ड में। जहांगीर शोएब को हंसते हुए कहता है और जहांगीर की बात का मतलब समझते हुए शोएब भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देता है। जहांगीर और शोएब को हंसता देख कर वजदान अली हैरान कुन नज़रों से उन दोनों को देखने लग जाते हैं, ये हंस क्यों रहे हैं? अली इन दोनों को देखते हुए वजदान से पूछता है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी कि ये लोग आखिर क्यों हंस रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, कैसे ये लोग जहाँ इसका वेलकम करेंगे वजदान का, ये जानना तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और आगे क्या क्या होगा, नावल बहुत मज़ेदार है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो नावल बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत ही पावरफुल लोगों का नावल है। हीरोइन भी पावरफुल है, हीरो भी पावरफुल है, ससुर जी भी पावरफुल है, सास अलग पावरफुल है, मतलब पूरा ख़ानदान ही पावरफुल है। तो नावल वाकई में पावरफुल है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।